नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने लिए क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त गुलफ्ता सेठी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। राज्य 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 और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन यानी कि इलेक्शन डे भारत में जो कब मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन मेरा जन्मदिन भी मनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजा यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्होंने उपहारों को सम्मानित किया। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो वहां पर वो करते थे अश्वमेध, वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का एक विशेष स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाट के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी कहते हैं जो रथ चलाने वाला होता है। रथ चलाने वाला सारथी कहते हैं। और उसका जो सहचर होता है, सहचर नहीं, उसका दोस्त या मित्र होता था। या के अवसर पर राजा की विजय और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सभी संपत्ति, खासकर उसकी रानियां को भी कई थोड़े करने होते थे। अन्य सारे राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यह की पूरी क्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर जो पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व अथवा देश जैसे समारोह लोग भाग लाते थे, जिन्हें पुरोहित सूत्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों ने एक सूची बनाओ पेश किया जाना पर तमाम शामिल थे। अब बात करते हैं वर्ग। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। सबसे पहले ब्राह्मण जो अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे, उसको हम ब्राह्मण कहते थे। और क्षत्रिय जो लड़ाई करने या युद्ध करने में हमारी सहायता करते थे, उसे मतलब डिफेंस फील्ड समझिए इसको। डिफेंस ये एजुकेशन है, डिफेंस। और वैश्य जो किसान होते थे, पशुपालना, ये फार्मर थे। और शूद्र ये सर्वेंट थे, ये तीनों वर्गों की सेवा करते थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन और याद करना था। जिनके लिए उपहार मिलता था, क्षत्रियों का काम युद्ध करना था और लोगों की
रक्षा करना था। वेश्यों का काम खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार है। और शूद्रों का काम अन्य जो 3 वर्ग है इनकी सेवा करना। जनपद, महायज्ञ करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। चित्रित 62 पाद, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर खाली और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकनी है। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास सेनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल आदि सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ फसल के बर्तन थे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरस्कारों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित मूसकपात के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है कि बर्तनों पे चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामिति आकृतियों के रूप में। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब बात करते हैं किलेबंदी की। किलाबंदी आपको कहते क्या है? मान लीजिए ये किला है और इस पे कोई आक्रमण ना कर सके, इसके लिए यहाँ से ऊंची ऊंची दीवार कर दी जाती है और यहाँ पर एक मेन गेट लगा दिया जाता है ताकि जो आक्रमणकारी है वो इन चारों तरफ से आक्रमण ना करे। सिर्फ एक गेट से आक्रमण करेंगे तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस बचाव के लिए ही किलेबंदी करते हैं। ये महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। ये तक्षशिला जो बिहार में आपका, कौशाम्बी राजगीर, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। वहाँ के जो राजा थे वो जो किला था उसके आसपास किलेबंदी करते थे, वो ऊंची दीवार करते थे ताकि इससे ये पता चल जाए कि ये बहुत शक्तिशाली है। इनकी इनकी जो शक्तियां हैं काफी अच्छे से प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। लेकिन यहाँ जो वर्ग होते थे, यहाँ पर कंटिन्यू कार्य होते थे और कोई आक्रमण भी नहीं कर पाता था ना किसी से भी। बस ये मेन गेट था एंट्री करने के लिए और आक्रमण करने के लिए किले पर। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके पास एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। ये कौशाम्बी की किले की दीवार है, काफी ऊंची, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में है। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था।
भुगतान समाप्त आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ने देश में 19 राजाओं से किस प्रकार सुंदर बनाए। अब बात करते हैं कर की। कर मतलब टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें फिर से संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर जो कर है वो फसलों पर लगाया जाया करता था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या क्या देते थे, आप मुझे कमेंट में बताइए। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोड़ा जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान जाने के बजाय धान की बहुत तैयार तक उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। मगध यानी कि वर्तमान में इसे बिहार। मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और उसकी सहायक नदी थी सोन नदी। जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार तैयार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह सफल साधन अपनाते थे। युद्ध में ये अपने हाथियों से और घोड़ों से युद्ध करवाते थे, उनमें यूज करते थे। महाबलनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक इसको राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज पटना जो राजधानी है, पटना का जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया के राजा, ये आपका इंपोर्टेंट है, मैसेडोनिया के जो राजा है विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर था मैसेडोनिया का राजा था और ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। इसने कई सारे क्षेत्र भी जीते थे। ये मैक्सिमम विजय प्राप्त करता था। ये पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के भारत में प्रवेश कर गया था और व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, जो वो बिहार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, वर्तमान में बिहार है, उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। जो सिकंदर है उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ युद्ध करो और आगे बढ़ो। तो व्यास नदी तक वो पहुंच गए थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। वो डर गए थे क्योंकि जो भारत के शासक थे उनके पास काफी बड़ी सेना थी, पैदल सेना भी थी, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो सिकंदर के जो सैनिक थे वो आगे नहीं। अब बात करते हैं हम वज्जी।
ये भी बिहार में ही है आपका। जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गड़िया संघ कहते थे। गड़िया संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर के बातचीत, बहस करना, वाद विवाद करना और उनके जरिए करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रतिष्ठित बौद्ध ग्रंथ है। जैसे इस्लाम का हमारा कुरान है, हिंदू धर्म का गीता है, इसी प्रकार से जो बौद्ध ग्रंथ है उसका बौद्ध ग्रंथ क्या है, दीघ निकाय है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्या दिए गए हैं। इन्हें करीब 300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा सलाह लेने के लिए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलकर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में शांति का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।